हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज हमारे प्राइम टॉपिक पे हैं जजेस रिमूवल प्रोसेस। तो बेसिकली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे उनके रिमूवल का प्रोसेस जो है फिर वो आगे बढ़ गया है। वी विल लुक इनटू दिस। देन रिटेल इन्फ्लेशन जो है पिछले 7 साल में सबसे कम चल रहा है, तो अब जो है इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। प्लस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 152 क्या कहता है। ये वो मामले हैं जिसके अंदर अगर कोई इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को डैमेज करता है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर जो है केस चलाया जाता है। ये पूरी डिबेट समझेंगे। देन आईपीएस को क्या हमें सीएपीएफ के अंदर अपॉइंट करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सीएपीएफ के अंदर जो टॉप पोजीशंस होती हैं वहाँ पे इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। जो सीएपीएफ का इन हाउस पूरा कार्डर होता है उनको वहाँ पे नहीं रखा जाता। तो क्या रीज़न है, क्या इसके प्लस एंड माइनसेस हैं, वी विल बी लुकिंग इनटू दिस। एंड देन हम लोग जो है 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स इंडिया में लगाने वाले हैं एंड दिस इज़ अंडर सेमीकंडक्टर मिशन जो यहाँ पे चलाया जा रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे। इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो अक्वायर करने के लिए अब प्रायोरिटाइज कर रहा है। क्यों भाई? देखो, ऐसा सुनने में आ रहा था कि हमारे एक आधे जो भी रफ़ेल गिरा है वो किसी को नहीं पता कि क्या पता पाकिस्तान ने गिराए हैं नहीं गिराए हैं। बट पाकिस्तान के पास PL-15 जो मिज़ाइल है, चाइनीज़ मिज़ाइल है, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम भी जो है वो कैपेबिलिटी रखते हों और 200 किलोमीटर से दूर ही आप दुश्मन के किसी फाइटर जेट को यहाँ पे गिरा सकें। वो हम यहाँ पे कैपेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। देन गाज़ा वॉर का क्या सोल्यूशन होगा, इस एस्पेक्ट को भी यहाँ पे समझेंगे कि भाई अब एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे हमें कुछ स्टेट देखने को मिलेगा ही नहीं। तो नेतन्याहू की स्टेटमेंट है तो उसको भी हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे। और जैसा आप फ्रंट पेज पे देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा होगा कि भाई मेजर न्यूज़ जो आज की डेट में है दैट इज़ रिलेटेड टू द लोकसभा स्पीकर सेट्स इन द मोशन। ओके, और ये हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे चलाया जाएगा। अब क्या है ये पूरा आइडिया, इसको देखेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए, देखिए इस पूरे पूरे प्रोसेस के अंदर जो है इस क्वेश्चन के अंदर ही पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो जज को रिमूव करने का प्रोसेस होता है वो बेसिकली जजेस इंक्वायरीज एक्ट के अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है कि किस तरीके से इम्पीचमेंट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय अ स्पीकर। ये चीज़ स्पीकर साहब रिजेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर कैन रिजेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है स्पीकर ने रिजेक्ट नहीं की और स्पीकर ने प्रोसेस को आगे इनिशिएट कर दिया कि आगे जो है अब कमेटी बनाई जाएगी, क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकेपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। भाई ये तो कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है ना। तो ये सिर्फ हवा में ही बात कर रखी है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर कि इनकेपेसिटी और प्रूव मिसबिहेवियर होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है कि आप जज को रिमूव कर सकते हो इन केस ऑफ इनकेपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर। बट व्हाट विल प्रूव्ड मिसबिहेवियर कॉन्स्टिट्यूट, इनकेपेसिटी का क्या मतलब होगा, ये बात कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि जजेस इंक्वायरीज एक्ट के अंदर पूरा प्रोसेस दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखिए, अब पूरा ये तामझाम आगे हो जाएगा। अब मोशन लाया जाएगा जज को रिमूव करने का। तो ये रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसके अंदर दोनों हाउसेस से आप 2/3 मेजोरिटी से इसे पास करवाओगे, तब जाके जो है जज को रिमूव किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस इस चीज़ को देख लीजिए भी। सबसे पहले इनिशिएट कैसे किया जाता है कि अगर लोकसभा में मान लीजिए इनिशिएट किया जा रहा है तो 100 MP जो होंगे वो लोकसभा में सपोर्ट देंगे, और अगर राज्यसभा में रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है तो वहाँ पे 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। पहले ये स्पीकर और चेयरमैन को दिया जाता है। स्पीकर रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद स्पीकर जो है वो 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे, और 3 मेंबर कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस हो सकते हैं या कोई और सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 मेंबर कमेटी है। तो ये 3 मेंबर कमेटी यहाँ पे इंक्वायरी का काम करेगी। ये पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी, इंक्वायर करेगी कि क्या मामला है, कोई लेजिटिमेट केस बनता भी है कि नहीं बनता है। इस कमेटी की रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे कंसिड्रेशन आएगा
कि क्या हमें जज को रिमूव करना है कि नहीं करना है, और दैट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। क्लियर, दोनों हाउसेज से, लोकसभा राज्यसभा से आप उसे अलग अलग पास करवाएंगे। तो ये अच्छा प्रोसेस है हमारे यहाँ पे जजेस के रिमूवल का। क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो एज यू कैन सी, खबर है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है 8 साल में सबसे कम पे पहुँच गया, दैट इज़ 1.55। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया गया है दैट इज़ 4 ± 2, ये टारगेट होता है कि आपको इस तरीके से चलना है। लेकिन एट प्रेजेंट जो है इन्फ्लेशन काफ़ी कम चल रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या जो है हमारा इन्फ्लेशन कम चल रहा है, उसका क्या कारण है? देखो मल्टीपल कारण है। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी अंडर कंट्रोल है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो आपके इन्फ्लेशन का मेजर एक तरीके से चंक ले जाता है, बड़ा कंपोनेंट ये होता है। तो एट प्रेजेंट फसलें वगैरह हमारी सब स्मूथ चली हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो भी बिल्कुल सही सस्ते दाम पे अवेलेबल हो रही हैं, तो फूड इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा मल्टीपल रीजंस हैं। अब देखो ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम रशिया, है ना, हम रशिया से ले रहे हैं, हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, बहुत ही भारी डिस्काउंट मिल रहा है, और ऑयल प्राइसेस भी हमारे यहाँ पे अंडर कंट्रोल चल रही हैं, तो उसका भी कोई खास हमें फ़र्क, मतलब असर जो है वो हमारे इन्फ्लेशन पे नहीं आ रहा है। सो थिंग्स आर मैनेज्ड, चीज़ें मैनेज चल रही हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और रीज़न है। देखिए पास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि रिजर्व बैंक ने बहुत ही टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी। तो पास्ट की जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करके रखी है आपने, उसका असर अब तक दिख रहा है, और अब तो थोड़ा लूजन अप होने का टाइम है। क्लियर। तो ये इन्फ्लेशन पे तो क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना होता है। तो कहानी ये है कि देखो ये है प्रीलिम्स 2023 का सवाल, और इसमें पूछा क्या गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट डाली कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। बिल्कुल सही बात है ये। तो रीज़न क्या था कि ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा था, पूरी दुनिया के अंदर ही इन्फ्लेशन से सब परेशान थे। तो सभी के सभी सेंट्रल बैंक जो हैं वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चल रहे थे। ठीक है। तो जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके चलोगे उस केस में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको हाई रखा जाता है ना, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे, इट मीन्स दैट लेस डिस्पोजेबल मनी। ओके। और लेस डिस्पोजेबल मनी जो है, डिस्पोजेबल मनी क्या होता है, लोगों के हाथ में जितना पैसा, लेस डिस्पोजेबल मनी का मतलब है लेस डिमांड। ठीक, पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग जो है डिमांड ज़्यादा करते हैं, चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। पैसा ही नहीं है तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, एंड उसकी वजह से प्राइस जो है वो आपके कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ओके। सो दैट इज समथिंग दैट वी विल हैव आउट ऑफ दिस। अब सेकंड स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। यस, बिल्कुल। तो बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो रिजर्व बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी देखता है, और उनकी कोशिश यही रहती है कि ये करेंसी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, रेट्स को ऊपर नीचे करके चीज़ें मैनेज करें। तो दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऑल फैक्टर्स आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो है सेंट्रल बैंक के हाथ से बाहर होते हैं। अब कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको ये। तो देखिए एक बात समझिए कि यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हो गया है ना, तो उस वजह से भी इन्फ्लेशन पे असर पड़ा होगा। अब यूक्रेन रशिया वॉर को कंट्रोल करने में आपका सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर सकता, तो दैट्स अ चैलेंज। ठीक। अगला ये कहानी हमने देख ली है। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये प्रीलिम्स 2022 का सवाल, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो रिजर्व बैंक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये। देखो दो पॉलिसीज होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या है, बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ओके, एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है, सरकार के पास जो टैक्स आता है या सरकार जो है जो स्पेंड करती है वो हम फिस्कल पॉलिसी में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बात मॉनेटरी पॉलिसी की हो रही है, वो तो रिजर्व बैंक की डोमेन में आता है। तो ये जो आप बोलते हैं ना MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ही है वो। ओके। तो जिसको टारगेट दिया गया है। अब ये प्रीलिम्स 2021 का सवाल देखिए, ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय। तो डिमांड कैसे बनती है, देखिए पहली चीज़ लिखिए एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़, है ना। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में किस तरीके से आएगा
कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है तो उससे जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। सरकार बेसिकली सपोज करो कि सरकार हाईवे बनाना शुरू करे, ओके, हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट ये सब है, तो वो पैसा पंप करेंगे। तो उस केस में जो है डिमांड क्रिएट होगी सीमेंट वगैरह की, आयरन की डिमांड होगी, मतलब सरिया वगैरह। तो वहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में काउंट होता है और उससे जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस। ठीक, अब फिस्कल स्टिमुलस की कहानी से समझिए आप कि ये भी यही कहानी है कि एक तरीके से उन्होंने पैसा जो है वो यहाँ पे डाला है ना। फिस्कल स्टिमुलस ये मान लीजिए टैक्स जो है, टैक्स ईज कर दिए, ओके, इट इज़ दैट। टैक्स ईज करोगे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, उसके एक तरीके से डिमांड इंक्रीज हो सकती है, ओके। अच्छा, अब देन इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस, ओके। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग के अंदर ये है जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, तो अगेन दैट इज ऑल्सो अंडर दिस, वो भी इसके अंदर जो है काउंट होगा। ठीक, तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अब देखो हायर परचेजिंग पावर, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, कर सकते हैं वो। देन इट इज़ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर वैसे ही जो है वो डिमांड पुल में नहीं आएगा, वो तो डिमांड पुल को कम करेगा उल्टा, ओके। सो ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है गलत है। अब जहाँ जहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है आप उसे रिमूव कर दो। ठीक, ये गया, ये गया एंड ये गया, तो यू विल लेफ्ट विद जस्ट वन ऑप्शन दैट इज ए, 1, 2 एंड 4। ठीक है, सो ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वाला पॉइंट भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर तो स्टेबल रहेगा ना, मतलब जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी तनख्वाह बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितनी इन्फ्लेशन आ रहा है उससे ज़्यादा आपकी तनख्वाह इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो उस केस में बिल्कुल आप बैलेंस्ड मेंटेन करके रखोगे, ओके। सो दिस इज हाउ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, डिबेट है एब्यूज ऑफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 154। लेकिन उससे पहले एक बार मेन पेज पे देख लेते हैं कि कहीं कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया हमारे से। सो इलेक्शन कमीशन इज़ विलिंग टू फिक्स मिस्टेक्स इन बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ओके। तो सबसे पहले लिस्ट में तो 65 लाख लोगों का नेम जो है वो नहीं था। तो अब सोच के देखो कि 65 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है, अगर इतने ज़्यादा नंबर लोगों का वोट कट गया है तो। सी देर आर लॉट ऑफ डाउट्स दैट आर रेज्ड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत गड़बड़ चल रही है, ठीक है। एंड इलेक्शन कमीशन हैज़ टू इम्प्रूव इट्स इमेज, बिकॉज पब्लिक ट्रस्ट सबसे ज़रूरी होता है। आपके सिस्टम पे जनता ट्रस्ट तब करेगी जब आप उसी तरीके से एक्ट करेंगे। लेकिन प्रेजेंटली जिस तरीके से ओपोजिशन जो है मामले उठा रहा है, इट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन, पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग इलेक्शन कमीशन एनी मोर। तो ये दिक्कत वाली चीज़ें हैं। वन हैज़ टू बी, यू कैन से, इम्प्रूविंग ऑन दीज फैक्टर्स। अच्छे से आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। सो दिस हैज़ बीन द पॉइंट, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पेज पे तो कुछ खास नहीं है, सीधा हम आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि भाई मिसयूज़ हो सकता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 का। तो सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? विच पीनलाइजेज एक्ट्स थ्रेटनिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड कुड बी अ रीज़न टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई भी कानून आप इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब किस तरीके से भाई, अगर कोई कानून हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को जो है डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हो, या किसी का भी कोई एक्शन इस तरीके से है। तो ये इस पॉइंट को लेके चलता है। अब देखो ये पूरा मामला है कि सिद्धार्थ वरदराजन जो है जर्नलिस्ट है, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। द वायर करके एक वो पेज चलाते हैं, ठीक है, एफआईआर हुई थी एंड वो नए धाराओं के अंदर जो है वो एफआईआर बेसिकली चलाई गई है। तो पॉइंट ये है कि भाई ये सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो है, ये वर्ड्स जो होते हैं ना, इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो एज यू आर नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग, जब आप इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते हो तो उसका मल्टीपल इंटरप्रटेशन हो सकता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का मल्टीपल इंटरप्रटेशन हुआ तो फिर वो चीज़, मतलब आप सोच के लगिए, उसका मिसयूज़ का चांस इंक्रीज हो जाता है। और उसी चीज़ को यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। सो देयर इज़ दिस आर्ग्यूमेंट सेक्शन 152 कि इट इज़ आइडेंटिकल टू सेक्शन 124A, सेडिशन का जो पुराना चलता था हमारे यहाँ पे, उससे काफ़ी जो है ये मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है, इन द सेंस दैट
इसके अंदर अभी भी एम्बिग्विटी है, वेगनेस है ना, और रिस्क है कि ये फ्री स्पीच को रोक सकता है, चिलिंग इफेक्ट लेके आ सकता है कि लोग डरेंगे ये सोच के कि भी हमारे अगेंस्ट जो है कहीं केस ना हो जाए, तो वो फ्री स्पीच एक्सरसाइज करने से एक तरीके से परहेज करना शुरू कर देंगे. सो दैट थ्रेट इज स्टिल देयर, वो मामला जो है वो अभी भी चल रहा है. और देर इज दिस केस, केदारनाथ केस. तो केदारनाथ केस में कहा भी गया है कि सेडिशन कुड ओनली बी इन्वॉक्ड इफ वर्ड्स एंड एक्शंस दे आर इंसाइटिंग वायलेंस. तो यहाँ पे मुझे ऐसा डाउट है, मतलब सिद्धार्थ वरदराजन जितना मैं समझता हूँ वायर न्यूज़पेपर के हैं, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा नहीं होगा जो वायलेंस को इंसाइट करता हो. ही मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा जो वायलेंस को इंसाइट करता हो. लेकिन यहाँ पे जो है केस तो चलाया गया है. ओके, सो दैट्स द बेसिकली की पॉइंट हियर कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा, कि आप कुछ उसी मामले में सेडिशन लगाएंगे, उसी मामले में सेक्शन 152 जो है वो आएगा जिसके अंदर वायलेंस को इंसाइट किया जाएगा. अभी वायलेंस को इंसाइट नहीं किया जा रहा तो फिर बात नहीं बन सकती. ठीक है, सो दैट हैज़ बीन द पॉइंट. ओके, सो एक्ट्स नॉट क्लियरली थ्रेटनिंग डू नॉट अट्रैक्ट सेडिशन चार्जेस, ये केदारनाथ केस के अंदर आ चुका है. अच्छा, अब ये है कि भाई जस्टिस कांत ने ऑब्जर्व किया कि जर्नल लिस्ट ऑफ एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी कैन नॉट बी ड्राफ्टेड, मतलब आप इसे ड्राफ्ट तो नहीं कर सकते हो, है ना. तो दिक्कत दूसरी ये है कि भाई पॉलिटिकल डिसेंट जो होता है वो कैन नॉट ऑटोमेटिकली थ्रेटन द सोवरेनिटी. कोई अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी से खुश नहीं है, आपके काम करने के तरीके से खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सोवरेनिटी को एक तरीके से थ्रेट कर रहा है. सो दैट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. क्लियर, वो चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है. देन देर इज दिस लीगल पॉइंट दैट इज मेक कि भाई वेदर चैलेंजिंग द लॉ कैन बी अ बेसिस फॉर एंटिसिपेटरी बेल, है ना. अगर आप किसी कानून को चैलेंज कर रहे हो तो उस केस में क्या एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है. एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि एडवांस में ही आप बेल लेके रखते हो. ठीक, कि अगर इस मामले में पुलिस अगर आपको अरेस्ट करने आएगी तो बेल आपके पास ऑलरेडी होगी, आपके पास प्रोटेक्शन ऑलरेडी होगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज़. प्लस ये भी कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो सेफगार्ड करेगा आपके फ्री स्पीच को. तो ठीक है, पॉइंट ऐसा है कि भाई आपको ऐसे हालात ही क्यों लाने हैं जिसके अंदर किसी का फ्री स्पीच जो है वो इम्पैक्ट हो रहा हो. सो दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द की थिंग. ठीक, अब यहाँ पे डिबेट करते हैं कि आईपीएस को क्या हमें सीएपीएफ की टॉप लीडरशिप पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. उसके प्रोज एंड कॉन्स की कहानी यहाँ पे चल रही है. तो पहली चीज़ ये कि आईपीएस जो होते हैं वो एक तरीके से आप देखते हैं कि सिविल एटमॉस्फेयर से आते हैं. ठीक है, सो सिविल एटमॉस्फेयर में रहने का फ़ायदा क्या होता है कि दे आर मोर अकस्टम टू ह्यूमन राइट्स. उनको ह्यूमन राइट्स वगैरह की समझ थोड़ी ज़्यादा होती है. उनकी जो अप्रोच होती है ना, वो अप्रोच जो है वो थोड़ी ह्यूमेन होती है, मानवता की झलक उसमें ज़्यादा होती है. ठीक है, ये एक रीज़न बताया जाता है. अदरवाइज होगा क्या कि सीएपीएफ जो है वो एक फोर्स है. ठीक, फाइटिंग यूनिट है वो एक. ओके, तो ये फाइटिंग यूनिट के अंदर ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो है आपको रख रखाव करनी है. उसके लिए जो है आपको ऐसा इंडिविजुअल चाहिए लीडरशिप लेवल पे जो ये बातें समझता हो, इसलिए ये चीज़ की गई है. लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप जो है ये आईपीएस का डेपुटेशन वाला सिस्टम जो है वो रिड्यूस करो, मौका दो जो इन फोर्स लोग हैं जो सीएपीएफ के अंदर ही काम कर रहे हैं, उनका इन फोर्स जो काडर है उनको मौका दिया जाए टॉप लीडरशिप पे आने का. ठीक, सो दैट इज़ द केस. मतलब अब देखो, इन हाउस तो कोई भी आपका डीजीपी तो बनता ही नहीं है, वो आईपीएस ही लेके आते हैं बाहर से. एंड आईजी रैंक पे, डीआईजी रैंक पे यू विल सी मैनी आईपीएस ऑफिसर्स आर देयर. और इन हाउस वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए मौका यहाँ पे नहीं होता. तो ऑब्वियस है कि भाई जिसके अगर किसी के पास प्रमोशन का मौका नहीं होगा तो उस इंडिविजुअल का मोराल तो डाउन होगा ही ना. सो दैट इज़ द की पॉइंट, और वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट भी की जा रही है. ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए कि ये और क्या बेनिफिट लाते हैं. द अदर बेनिफिट इज़ लीडरशिप एक्सपर्टीज. वो क्राइसिस मैनेजमेंट, है ना, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में वो काफ़ी जो है एक्सपर्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को समझते हैं. तो मैं ये भी बोलूँगा कि उनकी जो है मल्टी डायमेंशनल आउटलुक होती है. ठीक है, जो इन हाउस इंडिविजुअल होगा वो सिर्फ एक ही तरीके से चीज़ों को देखेगा, बिकॉज उसने सारी उम्र एक ही टाइप की ट्रेनिंग की होगी. तो बट कोई आईपीएस आएगा वो फील्ड का एक्सपीरियंस लेके आएगा, उस अपने जो सिविलियन एटमॉस्फेयर में वो ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, वो पूरा एक्सपीरियंस लेके आएगा. एंड विद दैट यू विल सी
कि ये फ़ायदे यहाँ पे मिलेंगे हमें। फिर आप आगे देखिए कि पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट की नॉलेज उनको होती है, लॉ एंड ऑर्डर लॉ पता होता है उनको, बेसिकली कानून की पूरी समझ होती है, और क्राउड मैनेजमेंट, सो दैट इज़ अनदर थिंग दे विल बी हैविंग, और उनका एक्सपर्टीज उनके पास होता है। फिर दूसरा रीज़न इज़ दिस बेटर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मतलब एनआईए हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे हर जगह आईपीएस ही बैठे हैं, तो वो जो लीडरशिप है कई केसेस में तो सेम बैच के होंगे वो, एंड इन दिस वे दिस लीडरशिप इज़ बेसिकली एबल टू डील विद एवरीवन, और सबके साथ जो है वो मिलके काम कर सकते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन जो है वो इजी होता है, सेम ही बैच के लोग हैं, एक दूसरे को समझते हैं वो, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्केबल। फिर आप देखिए गवर्नेंस में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। न्यूट्रलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब फिक्स्ड टेन्योर है, और बायसेस जो हैं यहाँ पे नहीं होते, मतलब किसी के अगेंस्ट कोई बायसेस नहीं होंगे, बिल्कुल फेयर तरीके से जो है ये इंडिविजुअल काम करेगा, क्योंकि ये बाहर से आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस प्रोज आर देयर। अब नुकसान की बात देखिए, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड लेस अंडरस्टैंडिंग, ठीक। तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लेस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फोर्स, जिस एजेंसी जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करने जा रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है, ओके। क्योंकि ये तो एक तरीके से बाहर से पैराड्रॉप हो गया है ना, ऊपर से उठा के आपने डाल दिया, तो वो समझता नहीं होगा वहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, उस एजेंसी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। और स्पेशलाइजेशन भी नहीं होगी, ठीक है। देन शॉर्ट टेन्योर लीडरशिप इंस्टेबिलिटी भी है, भाई देर इज समवन जो सिर्फ 2 से 3 साल के लिए आ रहा है, तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे, तो इतना टाइम ही नहीं लगता कि वो कुछ डिसाइसिव कर सकें, ओके। और सीएपीएफ जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको ऐसा ही लगता है कि वो साइड लाइंड है, उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है ना, तो दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी हियर। अच्छा, अब आईपीएस ऑफिसर, उनका ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है, often adopt policing approach which may conflict with the distinct culture and operational needs of CAPF. उनकी अप्रोच बिल्कुल फिक्स है, वो बिल्कुल डंडा चलाने वाले काम से काम कर सकते हैं। लिमिटेड फील्ड एक्सपीरियंस, आइडिया ही नहीं होगा माउंटेन एरियाज़ का या फिर नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ का, बहुत से ऐसे केसेस हैं। सो दीज आर कॉमन इशूज़ दैट दे फेस। जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे, आई डाउट कि CAPF के अंदर IPS प्लेस करने का आइडिया जो है वो अच्छा है। तो ये चेंज करने की बात जो चल रही है बिल्कुल सही चल रही है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। देखो, हमें आत्मनिर्भर बनना है, और उस आत्मनिर्भरता के अंदर, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर आपका खुद का होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो या फ्यूचर टेक की बात करो, तो सेमीकंडक्टर इट इज़ गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हर जगह जो है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज़ है। बट पॉइंट इज़ दिस, अभी क्या है ना कि जो हमारी डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस किसके ऊपर है, डिपेंडेंस इज़ ऑन चाइना। सो दैट डिपेंडेंस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड। पूरी दुनिया इस तरीके में लगी है और वो खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को सभी कम करना चाहते हैं। तो उस आइडिया के तहत जो है ये आप देखें कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है ये चला रहे हैं हम लोग। 10 प्रोजेक्ट इसके अंदर आएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट जो है 4 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर आप इन 4 प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हो। तो 2 प्रोजेक्ट भुवनेश्वर ओडिशा में लगाए जाएंगे, एक प्रोजेक्ट पंजाब में होगा और एक आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और हमें उम्मीद है इस साल के एंड में आपको इंडिया, मेड इन इंडिया, है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक चिप मिल जाएगा, तो ये बढ़िया अचीवमेंट होगी, ओके। सेल्फ रिलायंट इस फील्ड में बनना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब यहाँ पे ये हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ भी काफ़ी अलाइन होता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उस केस के अंदर हमेशा थ्रेट बना रहेगा टूवर्ड्स चाइना। तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आप जो है चाइना से थ्रेटन रहो, खुल के आपको काम करना है। फॉर दैट आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी मैंने आपको कहानी बताई थी कि ऑप सिंदूर के दौरान एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, दैट पाकिस्तान एयरफोर्स इट इज़ बेसिकली ऑपरेटिंग PL-15 चाइनीज़ मिज़ाइल, ठीक है। तो ये PL-15 मिज़ाइल जो है ये यूज़ कर रहे हैं लोग, एंड इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज काफ़ी ठीक बताई जा रही है, 200 किलोमीटर प्लस है इसकी रेंज, ओके। मतलब इतनी दूर से ही जो है किसी फाइटर जेट को गिरा सकती है। अच्छा, हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, हमारे पास 200 के राउंड है जो रफ़ेल के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर तक की है, लेकिन उससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन PL जो है 15 इसकी रेंज ज़्यादा है, ठीक है।
इसीलिए हम लोग इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसमें आप एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो ले रहे हैं विद स्ट्राइक रेंज एक्सीडिंग 200 किलोमीटर्स। तो ये हमारा प्राइम टारगेट है। अब देखो एट प्रेजेंट लॉन्ग रेंज के लिए हम क्या क्या ऑपरेट कर रहे हैं, ब्रह्मोस है, स्कैल्प है, रैम्पेज है, क्रिस्टल मेज है, दीज आर ऑलरेडी देयर एंड वी आर कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग द टारगेट बिटवीन 250 किलोमीटर्स टू 450 किलोमीटर्स। लेकिन जहाँ पे भी आपके एक्सपर्ट्स ने डिसएडवांटेज को देखा होगा या फ्यूचर वॉर कैलकुलेशन को ध्यान में रख के, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के ये सारा काम किया जाएगा। सो दिस इज़ द की आइडिया। ठीक, और हमने ये भी देखा कि कैसे जो है HQ9 सिस्टम फेल हो गया और आप चाहते हो कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया रहे, है ना। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अभी एट प्रेजेंट डेवलपमेंट और एक्विजिशन का काम चल रहा है। उसमें आप देखिए कि अस्त्रा मिसाइल सिस्टम हमारा इंडिजिनस है, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। कुशा प्रोजेक्ट इज ऑल्सो देयर, इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। फॉरेन सिस्टम अब ऑलरेडी है। देखो रशियन R-37 मिसाइल, इस कहते हैं कि भाई इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये हमें मिल जाए तो हम ये भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो आप रशियन आर मिसाइल यूज़ कर रहे हो उसकी रेंज ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज़ द लेटेस्ट वन एंड वी विल डेफिनेटली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट। ओके, और ये ज़रूरी है आज की डेट में भी। आपके एडवर्सरी जो है उनके पास आपसे ज़्यादा रेंज की मिसाइल्स हैं तो आप पीछे नहीं रह सकते हो। दिस इज़ नीड ऑफ एन आर। ठीक, ये मैं बोलूँगा इसको। डिफेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल चीज़ें जो हैं क्लियर हैं एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो क्लियर विद दैट, सो दे विल हैव नो इशू इन गोइंग अहेड विद दिस प्रोक्योरमेंट। पैसे तो वो दे देंगे। क्लियर। तो अब बात करते हैं गाज़ा वॉर की कहानी। तो देखो इसराइल को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सब लोग, चाहे यूके की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, यूरोप की बात करो, है ना, कनाडा की बात करो। ओके, ऑल आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, दैट इज़ अगर इसराइल ने ये लड़ाई बंद नहीं की तो दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन एज अ कंट्री। ओके, तो पैलेस्टीन को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करना वो शुरू कर देंगे, ये धमकी उन्होंने दी है एंड दे विल एक्सेप्ट इट, मतलब कर भी लेंगे वो ऐसा। लेकिन अभी क्या है कि इसराइल इज स्टिल कंटिन्यूइंग दिस वॉर। और सपोर्ट की बात करें तो यूएस के अंदर सिर्फ 27% लोग हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सब लोग इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए एंड द वर्ल्ड वांट्स दैट। बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पे हो रहा है, बहुत लगा लोग मारे जा चुके हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे फॉर द ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट इज देयर इज इम्पॉर्टेंट कि आप शांति एस्टेब्लिश करो, सीज फायर करो और डेवलपमेंट पे फोकस करो, बिजनेस वगैरह पे। अब इसराइल के सामने कुछ एक डायलेमा है, उनके सामने सबसे पहला ये डायलेमा है कि क्या हमास ख़त्म हो गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट अबाउट यू कैन से द होस्टेज दैट आर देयर, जो होस्टेज हैं उनकी लोकेशन है, वो कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है ना, देर इज़ नो आइडिया अबाउट दैट। तो वो अपने आप में एक दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन अब बात ऐसी है, इसराइल कह रहा है कि मैं गाज़ा के अंदर एक चीज़ लेके आऊँगा, दैट इज़ नो स्टेट सॉल्यूशन। ठीक, कि गाज़ा के अंदर कोई सरकारी तंत्र नहीं होगा, दैट इज़ व्हाट इजराइलीज आर सेइंग। वो कहीं किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, कोई सरकार नहीं होगी। इसराइल जो है वो गाज़ा के अंदर अपनी सिक्योरिटी को रखेगा, खुद की सिक्योरिटी के लिए गाज़ा में उनकी प्रेजेंस होगी। तो वो एक तरीके से गाज़ा को वो बनाएंगे अब एक पुलिस स्टेट, ठीक, जहाँ पे सब कुछ इजरायली कंट्रोल करके रखेंगे। दैट इज़ द सिनेरियो दे आर टॉकिंग अबाउट। तो इस केस के अंदर जो पैलेस्टीनियंस का खुद का इंडिविजुअल राइट था वो भी अब चला गया है। ठीक है, पहले कम से कम हमास तो था जो गाज़ा में ऑपरेट करता था, कुछ तो वो सिस्टम बना के चलते थे, बट एज दिस डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन वहाँ तो अभी कुछ भी नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हाईलाइटेड। अगला टॉपिक उठाएंगे दैट इज़ मिथ ऑफ जॉब क्रिएशन। सो गवर्नमेंट ने जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है, जिसके लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ 99,446 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया यही है कि आप कम से कम शॉर्ट टर्म जॉब्स तो क्रिएट करो ही करो यहाँ पे, दैट इज़ द प्राइम फोकस। तो हम ये काम करना चाहते हैं और इसके अंदर एम्प्लॉयर सेंट्रिक अप्रोच हमने ली है। तो आइडिया यही है कि आप कैपिटल एब्जॉर्प्शन पे फोकस कर रहे हो रादर देन द वर्कर वेलफेयर।
तो किस तरीके से जो है कैपिटल अवेलेबल कराया जाए, है ना, फोकस उस पे है, उसके लिए है वो 99,000 करोड़। ओके, कि भी कैसे जो है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, इजी लोन्स अवेलेबल होंगे। तो वो है 99,000 वाला चीज़। तो दिस इज़ द पॉइंट। अब बात यह है कि ओनली 8.25% ऑफ ग्रेजुएट्स दे आर एम्प्लॉयड इन क्वालिफिकेशन मैच्ड जॉब्स। Only 53% of graduates and 36% of postgraduates are underemployed. Okay, only 4.9% of youth receive formal vocational training. मतलब 95% ऐसे हैं जिनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है बेसिकली। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप देख के चलो कि भी साउथ कोरिया के अंदर, है ना, पीपल आर हैविंग वोकेशनल ट्रेनिंग। चाइना, जापान, बहुत बढ़िया उनके पास स्किल सेट होता है। एक डाटा ये भी कहता है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 10% लोग होंगे जो स्किल्ड होंगे, बाकी तो स्किल्ड है ही नहीं हमारे पास। तो वही जो मिस मैच है उसको एड्रेस करना है। देर इज़ अ ह्यूज मिस मैच, यू कांट मैच अप द, यू कैन से स्किल्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको वर्क फोर्स नहीं मिलती है, और वैसे नॉर्मली भीड़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी केस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको मेक श्योर करना है, जिस पर्टिकुलर नौकरी की डिमांड है उसका वर्क फोर्स आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लियर। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हमें ग्लोबल लेवल पे देखना है। क्यों ये बोल रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे देखो कि डिमांड स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर टाइप के वर्क की है ना, किस वर्क की डिमांड है, किस स्किल की डिमांड है। तो इंडिया, तो आप देखिए, हम तो पूरी दुनिया के लिए ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए। ओके, ग्लोबल लेवल पे आप में ये कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके लिए आपको जो इंडिया की इमेज है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कंट्रीज़ आपको वेलकम नहीं करेंगे। अगर हमें ये लगेगा कि हम रेडिकल हैं, इंडियंस का भी जो है थोड़ा माइंड वैसा हो गया है, तो कंट्रीज़ आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वी हैव टू बी, यू कैन से, वेरी वॉचफुल, केयरफुल ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। क्लियर। तो इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ सैटेलाइट्स की। तो बेसिकली मिलिट्री और सिविलियन यूज़ के लिए आप इनको लेके चलते हो। स्टारलिंक जो है प्राइवेट एंटिटी है ना, एलन मस्क, और उन्होंने जो है बहुत बड़ा एक मेगा कॉन्स्टलेशन बनाया है, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो इन्होंने भेज रखी हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे डिजिटल डिवाइड को एड्रेस कर सकते हो। मतलब नॉर्मली जो आपका सिस्टम है उसके अंदर आपको अलग अलग जगह टावर लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सैटेलाइट भेजो, उससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करो फार ऑफ एरियाज़ में जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। इवन उन एरियाज़ में भी आप ये काम कर सकते हो। एग्रीकल्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हो। एंड आप मेक श्योर कर सकते हो कि भी जो लोग हैं वो एक नेचुरल रेजिलियंस जो है वो यहाँ पे पैदा हो उनके अंदर। मतलब ये ज़रूरी है ये चीज़ करनी। सो दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंटेड आउट। ठीक है, ये आप इंटरनेट जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है उससे फैसिलिटेट कर सकते हो। अब देखो, हम 3 ऑर्बिट्स में इनको रखते हैं: जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लोअर अर्थ ऑर्बिट। क्लियर। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अर्थ के रिलेटिवली बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन रहती है, मतलब आप 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पे रखेंगे, एंड बहुत लार्ज एरिया कवर होता है इस सैटेलाइट से। बहुत ज़्यादा डिले आता है। लेटेंसी का मतलब डिले, गैप। तो जो लेटेंसी है, जो गैप है डाटा फ्लो में, वो चीज़ यहाँ पे आती है। फिर आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तकरीबन आप देखिए कि 2000 से लेके 35,000 किलोमीटर तक जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कवरेज भी बैलेंस हो जाता है और स्पीड भी ठीक ठाक मिल जाती है। फिर है लोअर अर्थ ऑर्बिट, दैट इज़ लेस दैन 2000 किलोमीटर्स। इस केस के अंदर क्योंकि अर्थ के नज़दीक है तो लेटेंसी कम है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो कवरेज है सैटेलाइट की वो बहुत ही कम होगी, इसलिए आपको मेगा कॉन्स्टलेशन देने पड़ते हैं। बहुत सारी सैटेलाइट्स आपको भेजनी पड़ेंगी, तब जाके आप एरिया को कवर कर पाओगे इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। और मीनिंगफुल भी तभी बनता है। सोचो ना, मतलब अगर आप दूसरे सैटेलाइट यूज़ करोगे जियो स्टेशनरी, तो कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली वही यूज़ होते हैं। उस सैटेलाइट की हेल्प से आप इंटरनेट को अच्छा नहीं कर सकते हो, लेकिन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उसकी हेल्प से आप इंटरनेट बढ़िया कर सकते हो। तो स्टारलिंक और वन वेब, ये 2 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दे रहे हैं। ठीक। मेगा कॉन्स्टलेशन इन्होंने बना रखा है, बहुत बड़े स्केल के इनके सैटेलाइट हैं, और हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे हैं। देखो, रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो रशिया ने यूक्रेन का सबसे पहले जो है उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही ख़त्म किया था, है ना। दैट वाज द फर्स्ट टारगेट। ओके,
तो एज रशिया डिस्ट्रॉयड द कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उस केस में जो स्टारलिंक है वो अपनी इंटरनेट सर्विसेज दे रहा था यूक्रेन को। तो यूक्रेन एट प्रेजेंट जो सस्टेन कर रहा है, जो फाइट कर पा रहा है, वो कम्युनिकेशन बेसिकली स्टारलिंक ने प्रोवाइड किया है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी काम की चीज़ है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, कि आपने इतने सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो भेज रखे हैं कि दुश्मन आपके कितने सैटेलाइट गिराएगा, कितने सैटेलाइट गिराएगा। यहाँ पे जो इनका आइडिया है स्टारलिंक वालों का, बहुत ही मतलब ये तो मतलब 1000 के आसपास छोटे छोटे सैटेलाइट जो है वो भेजना चाहते हैं। दे हैव दैट लेवल ऑफ प्लानिंग, सो वन कैन सी दिस। ठीक है, मतलब आप इसकी हेल्प से मिलिट्री ऑपरेशंस इंप्रूव कर सकते हो, डिजास्टर रिस्पॉन्स में हेल्प मिलती है, टेली मेडिसिन, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ है ना, इन सब के अंदर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। और डायरेक्ट टू स्मार्टफोन सर्विसेज दी जा सकती हैं, मतलब ग्राउंड टर्मिनल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, सीधा आप जो है लोगों के फ़ोन इस टाइप के आने लग जाएंगे। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन अचीव आउट ऑफ इट। ओके, अच्छा, चैलेंजेस तो इसके अंदर हैं, जुरिस्डिक्शनल इशू बहुत बड़ा है। अब ये मुझे देखना होगा कि इंडिया के केस में ये कैसे रेडी हो गए कि हम स्टारलिंक को हमने कैसे अलाउ कर दिया। तो हमारे यहाँ पर स्टारलिंक की सर्विसेज कुछ हद तक अलाउड हैं, कुछ रूल्स वगैरह इस तरीके के हमने बनाए हैं, तो क्या है वो चीज़ वो हमें देखना होगा। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग वन हैज़ टू सी दिस। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो भी आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और दिस इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये स्टारलिंक और ये सैटेलाइट लॉन्च वाला सिस्टम देख लिया कि सैटेलाइट बेस्ड कैसे जो है आपकी इंटरनेट सर्विसेज काम करती हैं। सो मेजरली दीज वर द थिंग्स दैट आर टू बी कवर्ड इन टुडेज न्यूज़पेपर। मैक्सिमम चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं। ओके, अब यहाँ पे इसके अलावा इंटरनेशनल पेज पे भी कुछ खास नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।